इसने साबित करना है उसको, यानी इसने उसके ऊपर दावा दायर करना है अदालत के अंदर। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है बी के पास। अब ये बंदे के पास मजबूरी है कि क्या करे, फिर ये जाता है आर्टिकल नंबर 76 के पास, तो वो इसे बताता है कि भाई आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। उसके पैराग्राफ ए में आता है, तो पैराग्राफ ए कहता है कि अगर बी के पास के सामने आ जाता है आर्टिकल नंबर 77, वो कहता है कि भाई जब तक आप नोटिस नहीं भेजेंगे बी को तब तक आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डेयर फेलोज़, आज हम आर्टिकल नंबर 77 को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आर्टिकल नंबर 77 बताता है कि जब आपने एडवर्स पार्टी को नोटिस भेजना है कि भाई आप प्राइमरी एविडेंस पेश करो, तो वो नोटिस किस तरीके से भेजेंगे वो आर्टिकल नंबर 77 में हमें पता चलेगा। बेसिकली होता ये है, आर्टिकल नंबर 76 का पैराग्राफ ए ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एडवर्स पार्टी की पोजीशन में है तो आप उसे पहले नोटिस भेजेंगे कि भाई आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दें, हमने अदालत में पेश करना है। अगर वो उस नोटिस के बावजूद भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देता तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर आर्टिकल नंबर 77 का सहारा लेते हुए आप एक नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस एडवर्स पार्टी को, ताकि वो आपको जो है प्राइमरी एविडेंस दें। अगर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं देते तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। ये है बेसिकली आर्टिकल नंबर 77 का खुलासा। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, कि वो जो नोटिस है प्राइमरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए उसके रूल्स क्या होंगे। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर टू इन आर्टिकल नंबर 76 पैराग्राफ ए। वो कहता है कि आर्टिकल नंबर 76 पैराग्राफ ए के अंदर जो डॉक्यूमेंट बताया गया है, अगर उसको आपने पेश करना है अदालत में तो फिर किस तरह से करेंगे। शैल नॉट बी गिवन, तो वो तब तक जो है आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते अनलेस द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस एज प्रीवियसली गिवन टू द पार्टी इन हुज पोजेशन और पावर द डॉक्यूमेंट इज और टू हिज एडवोकेट सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट एज इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। वो कहता है कि आर्टिकल नंबर 76 के पैराग्राफ ए के अंदर जो सेकेंडरी एविडेंस आपको पेश करने की इजाज़त दी गई है वो तब तक आप पेश नहीं कर सकते जब तक आप जो है उस पार्टी को या उस पार्टी के वकील को लीगल नोटिस ना दे दें, और वो नोटिस जो प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है। अब प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ से क्या मुराद है। बेसिकली अगर हम सिविल वाली साइड में आएँ तो जो ऑर्डर है 11 उसका रूल 14 जो है ये बताता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस जो है करवा सकती है किसी भी पार्टी से। उसके बाद जो इसका रूल 16 है वो हमें बताता है कि भाई अदालत किसी पार्टी को नोटिस भेज सकती है कि भाई आप वो पेश करें उस डॉक्यूमेंट को जो कि अदालत की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली अगर सिविल साइड में आ जाएं तो आर्टिकल 77 कहता है कि अगर रूल प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है, या फिर हम देखते हैं कि ऑर्डर जो 5 है उसका रूल 5 ये भी एक समन की हमें जो है वो प्रोसेस बता रहा है, एक तनकीही तलब समन, कि वो किस तरीके से भेजा जाता है। अगर इस तरीके का कोई प्रोसीजर अवेलेबल है हमारे पास फिर तो हो गया ठीक, और अगर ऐसा प्रोसीजर नहीं है तो फिर क्या होगा। यानी वो कहता है कि अगर ऐसा प्रोसीजर मौजूद है तो आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, इसके तहत आपने नोटिस भेजना है। और अगर कहता है एंड इफ़ नो नोटिस इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, और अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ नहीं है नोटिस का तरीकाकार, यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस पर QSO तो अप्लाई हो रहा है लेकिन CPC अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर देन सच नोटिस एज टू द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वो कहता है कि फिर जो तरीक़ाकार जो है अदालत को मुनासिब लगेगा, अदालत को रीज़नेबल लगेगा, तो उसको फॉलो करके अदालत जो है वो नोटिस के लिए भेज देगी। देखें, जब एक स्पेशल लॉ मौजूद हो तो स्पेशल लॉ को प्रेफर किया जाता है। अगर जो है स्पेशल लॉ नहीं है तो फिर जनरल लॉ को जो है वो फ़ौक़ियत दी जाती है, और अगर किसी पॉइंट पर जनरल लॉ भी खामोश है
तो फिर अदालत का जो प्रूडेंट माइंड है, अदालत का जो जुडिशल माइंड है, वो जो मुनासिब समझे उसके ऊपर फैसला दे सकता है। वो कहता है कि अगर नोटिस के लिए तरीक़ाकार जो है, अगर यानी सीपीसी का कोई मैटर है, सिविल का कोई मैटर है, तो ये तरीक़ाकार ऑर्डर 11 के अंदर बताया गया है। ऑर्डर 11 का रूल 16 जो है वो हमें बताता है कि नोटिस भेजा जा सकता है प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जहाँ पर कानून खामोश है, तो फिर जो अदालत को मुनासिब लगेगा ऐसा नोटिस पहले जो है वो भेजना पड़ेगा पार्टी को, और अगर वो उसके ऊपर जो है खामोशी इख्तियार करती है तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब यार एक और मिसाल देख लेते हैं कि भाई ए का एग्रीमेंट हुआ था बी के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट पावर के अंडर है बी की, यानी पोजीशन किसकी है इस एग्रीमेंट के ऊपर, बी के कब्ज़े में है। अब एक एग्रीमेंट जो है मुखालिफ पार्टी के कब्ज़े में, अब इस बंदे ने क्या करना है, इसने साबित करना है उसको, यानी इसने उसके ऊपर दावा दायर करना है अदालत के अंदर। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है बी के पास। अब ये बंदे के पास मजबूरी है कि क्या करे, फिर ये जाता है आर्टिकल नंबर 76 के पास, तो वो इसे बताता है कि भाई आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। उसके पैराग्राफ ए में आता है, तो पैराग्राफ ए कहता है कि अगर बी के पास है यानी एडवर्स पार्टी के पास डॉक्यूमेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन जब ये सेकेंडरी एविडेंस देने की ख्वाहिश करता है तो फिर इसके सामने आ जाता है आर्टिकल नंबर 77। वो कहता है कि भाई जब तक आप नोटिस नहीं भेजेंगे बी को, तब तक आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। यानी असल मुद्दा ये है आर्टिकल नंबर 77 का। वो कहता है कि जब आपने सेकेंडरी एविडेंस पेश करनी है और वो है किसी प्राइमरी एविडेंस उसका एडवर्स पार्टी के पास है, तो फिर आप उसको पहले आर्टिकल 77 के तहत नोटिस भेजेंगे। अगर नोटिस भेजने के बावजूद ये बंदा इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता, तो फिर ये क्या करेगा, आर्टिकल नंबर 76 की क्लॉज ए के तहत जो है वो सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकता है। अब हम आर्टिकल 77 को जब देखते हैं तो ये हमें बताता है कि भाई आपने आना है रूल्स की जानिब के जो लॉ ने प्रेस्क्राइब कर दिए हैं, यानी अगर जो नोटिस का तरीक़ाकार लॉ ने बताया है वो आपने फॉलो करना है। और अगर वो कहता है कि अगर लॉ इसके ऊपर खामोश है, लॉ ने कोई तरीक़ाकार नहीं बताया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर कोर्ट की मानेंगे कि कोर्ट जो तरीक़ाकार बताएगी उसको आपने फॉलो करना है नोटिस भेजने के लिए। यहाँ तक समझ आ गई? आगे चलते हैं जी। उसने फिर शर्त लगाई है, प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शेल नॉट टू बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है कि जो नीचे आपको केसेस बताए जा रहे हैं, अगर इनमें से कोई केस आता है तो फिर आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। और इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद इट, या कोई और जो है मामला भी आ सकता है इनके अलावा भी, अगर अदालत को मुनासिब लगे तो आप ये नोटिस भेजे बगैर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। यानी इस बंदे को नोटिस भेजे बगैर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहली उसने बात की है व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज़ इटसेल्फ अ नोटिस। वो कहता है कि जब जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस करना है अदालत के अंदर वो खुद ही एक नोटिस है, तो उसको मंगवाने के लिए आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रीएम्पशन एक्ट में आए ना, तो उसका जो सेक्शन 13 है ये बेसिकली हमें बताता है डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन, कि प्रीएम्पशन डिमांड करने के लिए क्या तरीक़ाकार हैं। तो सबसे पहले उसने बताया है तलबे मवातिबत, उसके बाद वो कहता है तलबे इशद, उसके बाद वो कहता है तलबे खुसूमत। यानी मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि प्रीएम्पशन डिमांड करने से पहले आपने इनको फिलफिल करना है, पहले इन डिमांड्स को। अब पहली ये कहती है कि आपने सडन जो है, जब भी आपको प्रीएम्पशन का पता चलेगा, आपने सडन डिमांड कर देनी है कि भाई मैं इसका प्रीएम्प्टर हूँ और ये ज़मीन जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसका पहला मालिक मैं हूँ। उसके बाद आपने विद इन 15 डेज़ एक नोटिस भेजना है, किसको, उस पार्टी को जिसने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ठीक है। परचेज़र को 15 दिन के अंदर अंदर आपने एक लीगल नोटिस भेजना है। अब अदालत में
उस नोटिस की ज़रूरत पड़ गई है। नोटिस तो आपने भेज दिया था उसे, अब उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको फिर से इसे नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप वो नोटिस प्रोड्यूस करें, मैंने अदालत में देना है। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अदालत में पेश कर देंगे कि भाई बी ने जो है वो ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, मुझे जब पता चला तो मैंने सबसे पहले तलब मफातिबत की, उसके बाद तलब इशद की, ठीक है, यानी उसको 15 दिन के अंदर नोटिस भेजा और फिर तलब खुसूमत में मैंने दावा दायर कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार है। वो कहते हैं कि जब प्राइमरी एविडेंस खुद एक नोटिस हो तो फिर आपको जो है नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी के ऊपर काम चला सकते हैं। उसके बाद है जी, व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। जब ये तसल्ली हो, ये यकीन हो कि मुखालिफ पार्टी खुद ब खुद आएगी ही आएगी, हर हाल में उसने आना ही आना है, ठीक है, इस केस में पेश होना ही होना है, उसकी मजबूरी है, तो फिर भी आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाज़ दफ़ा हम किसी सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ दावा दायर करते हैं या वो जो वसीका नवीस वग़ैरह होते हैं, तो उनको भी आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फ़लाना डॉक्यूमेंट आप मुझे पेश करें। आपने जस्ट दावा दायर कर देना है, अदालत फिर उसको नोटिस करेगी और उसको बुलाएगी, वो आके ख़ुद ही जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नंबर 3 पे वो कहते हैं व्हेन इट अपीयर्स और इज़ प्रूव्ड दैट द एडवर्स पार्टी हैज़ ऑब्टेन्ड पोजेसन ऑफ द ओरिजिनल बाय फ्रॉड और फोर्स। जब ये यकीन हो कि एडवर्स पार्टी ने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉड के ज़रिए या फोर्स के ज़रिए हासिल किया है। अब फ़र्ज़ कर लें एक ए ने जो इसके साथ मुआहदा किया था, ए के पास था लेकिन बी ने गन पॉइंट पर इससे छीन लिया। अब जिस बंदे ने गन पॉइंट पर फोर्सफुली छीना है, अब उसकी पोजीशन में है, उसको अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या वो आपको डॉक्यूमेंट दे देगा? कभी भी नहीं देगा। उसने गन पॉइंट पे छीना है भाई आपसे, तो फिर भी उसको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंडरी एविडेंस पे दावा दायर कर दें और अदालत को बता दें कि भाई उसने तो जो है फोर्सफुली हमसे छीना था, नोटिस भेजने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। उसके बाद वो कहता है व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज़ द ओरिजिनल इन कोर्ट। जब एडवर्स पार्टी या उसका कोई एजेंट खुद ही ओरिजिनल लेकर आ जाए तो फिर भी आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत कोई नहीं है। नंबर 5 वो कहता है व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज़ एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट। भाई आप क्लेम करते हैं अदालत में, ठीक है, कि भाई मुझसे डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, और दूसरी पार्टी आकर एडमिट कर लेती है कि वाकई गुम तो हो गया था, यानी मुझे भी पता है कि डॉक्यूमेंट गुम हो गया था, तो फिर भी आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंडरी एविडेंस पे काम चला सकते हैं, आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी 6 नंबर पे व्हेन द पर्सन इन पोजेसन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। वो कहता है कि जब जिस बंदे के पास डॉक्यूमेंट है वो या तो मुल्क से बाहर है या कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर हमारी जो अदालत है वो उसके ऊपर उसको समन भेज ही नहीं सकती, उसको नोटिस भेज ही नहीं सकती, यानी कोई गैर मुल्की शख्स है, कोई एलियन हमारे मुल्क के अंदर है, तो वो बंदा भी जो है उसको भी आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर दावा दायर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रूल्स बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 77 में कि भाई अगर एडवर्स पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप तब तक जो है उसकी सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते जब तक आप उसको नोटिस ना भेजें। और फिर उसने एक्सेप्शंस बताई हैं कि बात सूरतें ऐसी हैं जिनमें आपको नोटिस भेजने की ज़रूरत कोई नहीं है, यानी बग़ैर नोटिस भेजे ही आप सेकेंडरी एविडेंस जो है वो अदालत में पेश कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। अपने लिए भी और मेरे इल्म में इजाफे के लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।